Hello everyone, this is Simran here. वेलकम टू YTH इंडिया। YTH इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। #Get Success with Us। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक एज मीन्स वैदिक काल। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स प्रारंभिक वैदिक काल कंप्लीट किया था। आज हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्टिंग प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इफ़ हम टॉपिक के वेटेज की बात करें कि एग्जाम में इसके आने के अच्छे चांसेस हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो रिवर वाला पोर्शन है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इफ़ हम वैदिक की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, जस्ट अबाउट 2 to 3 मार्क्स, जहाँ पे जीएस पोर्शन बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। अप्रोक्स सभी एग्जाम्स में वैदिक पीरियड में से क्वेश्चन आना नॉर्मल मतलब आते ही हैं। एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, और कंपटीशन में तो 0.55 मार्क्स से भी फाइट करना पड़ता है हमें। तो हर एक टॉपिक अपने लिए एक इम्पॉर्टेंस रखता है। तो हमें आज हम जो देखेंगे वो है लेटर वैदिक एज मीन्स लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले वाली स्टार्टिंग में जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड किया था तो हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड नॉर्मल सी बात है, जो वैदिक काल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट इज अर्ली वैदिक एंड सेकेंड इज लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को हम ऋग वैदिक भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड जो था वो था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और लेटर वैदिक का टाइमिंग था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ओवरऑल जो अर्ली पीरियड वो वैदिक एज था इसका टाइमिंग था हमारा 1500 से 600 BC तक का। ओके, तो ये जो था अर्ली वैदिक ये हम कल कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर ओनली ऋग्वेद फाउंड किया था, जिसकी वजह से इसका नाम ऋग्वैदिक पड़ा। इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता था। अब हम अर्ली वैदिक के बाद पढ़ेंगे लेटर वैदिक, जिसके अंदर 3 वेद फाउंड हुए थे, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे पहले अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के नॉर्मली सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कि वहाँ लोग रहते कैसे थे, क्या सोशली काम थे, स्टेटस कैसा था, ये सब चीज़ें पढ़े। लेटर वैदिक पीरियड इट मीन्स उत्तर वैदिक काल। जिसका टाइम पीरियड था 1000 BC से 600 BC तक का। वैदिक एज में लोग जो थे वो आर्यंस थे, आइदर वो अर्ली वैदिक है आइदर वो लेटर वैदिक है। लोग आर्यंस ही थे, बट कुछ सोशली पॉलिटिकली चेंजेस आए, इनके रिलीजियन में चेंजेस आए, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज अर्ली एंड सेकेंड इज लेटर। पहली प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इफ हम इसमें लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो लोग होते थे, पीपल्स वर pastoral, nomadic, पैस्टोरल्स होते थे, नोमैडिक होते थे, और ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर, या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनिमल रियरिंग भी करते थे। तो ये जो लोग होते थे यहाँ पे लोग चरवाहे होते थे, एनिमल्स की रियरिंग करते थे,
एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर में जनरली वही वीट, राइस, ये सारी चीज़ें थी। इनकी जो मेन स्टेपल जो फूड था वो मिल्क प्रोडक्ट्स था। क्योंकि जो अगर देखें तो जो पशुपालन वाला सीन था, मीन्स जो एनिमल्स को ये लोग ज़्यादा रखते थे तो इन्हें वहाँ से मिल्क प्रोडक्ट आराम से मिल जाता था। ऑक्स को रखते थे तो ऑक्स से इन्हें मीट मिल जाता था। तो स्टेपल फूड इनका मिल्क प्रोडक्ट रहा था। इसके अलावा सोशली अगर देखें तो विमेंस की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। विमेंस की जो पोजीशन थी वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं रही थी। अर्ली वैदिक में काफ़ी रिस्पेक्टफुल थी। विमेंस को असेंबलीज में जाने दिया जाता था, सभा समिति में उन्हें गैदरिंग्स में जाने दिया जाता था। यहाँ पे उन पर बाउंडेशंस लगा दी गई, उन्हें बाहर जाने से मना किया गया और एक तरह से कैटेगराइज कर दिया कि विमेन सिर्फ घर संभालेंगी, घर का काम करेंगी, मीन्स औरतें सिर्फ घर पर रहेंगी और बाहर के जो भी काम है वो मेंस करेंगे। इस तरीके की बाउंडेशंस लगा दी। इसमें चाइल्ड मैरिजेस भी होना स्टार्ट हो गया था। चाइल्ड मैरिजेस बिकम्स कॉमन, मीन्स बाल विवाह जैसी चीजें जो थी, बाल विवाह जो था बहुत कॉमन हो गया था इस काल में। बाल विवाह होना शुरू हो गया जो कि अर्ली वैदिक टाइम पे नहीं होता था। यहाँ पे वो चीज भी कॉमन हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया था अर्ली वैदिक का। अर्ली वैदिक के जस्ट ऑपोजिट इसमें काम हुए थे। इसके अलावा जो सब कास्टेस थी, जैसे कि कास्टिज्म हो गया था, जो 4 वर्ण थे वो यहाँ पे हेरिडिटरी हो गए। 4 वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास वाली, वो यहाँ हेरिडिटरी हो गई। हेरिडिटरी मीन्स कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, इस तरीके से होने लगा। पहले वो ऑक्यूपेशन पे डिसाइडेड था, मीन्स जो जो काम कर रहा था उसके बेसिस पे वो कैटेगरीज थी। बट अब वो कास्ट बन गई थी और उन कास्ट के भी सब कास्ट हो गई थी जिसको गोत्र बोला जाता है। 4 वर्न्स आर वो becomes हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी हो गए, ये बाय बर्थ हो गए। अब जन्म से ही लोगों का कास्ट, उनका गोत्र डिसाइडेड हो जाता था कि ये इस कुल का है, ये उस कुल का है, इस तरीके से। यहाँ पे वंश हेरिडिटरी हो गए, सब कास्टेस बन गई। जिनको गोत्र बोला गया। तो इस तरीके की चीजें, सभा समिति की इंपॉर्टेंस लूज हो गई। जो सभा या समितियां पहले रहती थी उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। सभा एंड समितिज लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। इनकी इंपॉर्टेंस लूज हो गई। जुडिशियरी सिस्टम जो एक तरह से बताया था कि जस्टिस का ये पार्ट थी, सभा और समिति, इनको खत्म सी हो गई है, इनका ज्यादा रोल नहीं रहा। मोनार्की आ गई, सारी चीज मोनार्क वे में होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनका मेन सोर्स था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। अपार्ट फ्रॉम दैट इंद्र और अग्नि जो इनके गॉड्स थे,
उनकी भी इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो गई। मैंने आपको अगली वैदिक में बताया था कि इंद्र जो थे वो इम्पोर्टेंट डिटी माने गए थे अगली वैदिक के। मीन्स एक तरह से इनकी पूजा ज़्यादा होती थी, इन्हें ज़्यादा माना जाता था। क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें वॉर ऑफ गॉड कहते थे, युद्ध का भगवान टाइप, इस तरीके से कुछ कहा जाता था इंद्र को, जिस वजह से इनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी। और रथ वगैरह का जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ वो भी वैदिक काल में हुआ था। इस टाइम पे इंद्र और अग्नि की इम्पोर्टेंस भी लॉस्ट हो गई। और जो प्रजापति थे, मीन्स एक तरीके से ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता था कि उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है, ऐसा ये लोग मानते थे। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिमिनिश्ड। प्रेयर करने की जो इम्पोर्टेंस थी वो भी डिमिनिश हो गई। लोग प्रे से ज़्यादा यज्ञ, हवन और सेक्रीफाइसेस करते थे, बलि देना और ऑल। ये सब लेटर पीरियड में स्टार्ट हुआ कि ये लोग क्या सोचते थे कि हम जितना बड़ा यज्ञ करेंगे उतना अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा बलि देंगे उतना अच्छा होगा। तो प्रेयर की इम्पोर्टेंस तो कम हो गई, बट यहाँ पे रिचुअल्स मीन्स यज्ञ, हवन जैसी चीज़ें और सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हो गए। रिचुअल्स एंड sacrifices started। sacrifices means होता है बलि देना और रिचुअल्स होते हैं यज्ञ। जो भी रिलीजियस वर्क होते हैं वो सब रिचुअल्स में आते हैं, बट वैदिक एज में इसका मीन्स यज्ञ वगैरह से है। यज्ञ, हवन वगैरह स्टार्ट हुए, बलि देना स्टार्ट हुआ और प्रेयर की एक्चुअली इंपॉर्टेंस जो थी वो खत्म हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लेटर वैदिक तक आते आते बदल गई थी। बाल विवाह का स्टार्ट हो जाना, विमेन्स की जो पोजीशन थी उसका डाउन चले जाना। इसके अलावा स्टेपल फूड इनका मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया था, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया, इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो गई। लॉर्ड ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा जी को क्रिएटर मीन्स सृष्टि का निर्माता माना गया। और इम्पोर्टेंस जो थी प्रेयर्स की वो कम होके रिचुअल और सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन से वेद जो थे वो आए। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, इसके अंदर 3 वेद फाउंड हुए थे, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने देखा था कि जो सोर्सेस थे वेद के, सोर्सेस मीन्स स्रोत जो थे वेद के, ये जो स्रोत थे वैदिक काल के वो हमने पढ़े। एक तो वेद थे, दूसरे ब्राह्मण टेक्स्ट थे, ब्राह्मण टेक्स्ट, उपनिषद थे, उपनिषद और आरण्यक, आरण्यक, ठीक है। तो ये 4 थे जिसमें से हम अभी सिर्फ वेद पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट, उपनिषद और आरण्यक से इतने क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बस इनका मीन क्या है, इसके अंदर क्या क्या था, थोड़ा बहुत जस्ट अ जिस्ट वो पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वेद से कि वेद में क्या क्या था, कौन सा वेद किसके रिगार्डिंग था, उसके ब्राह्मण टेक्स्ट क्या थे। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब लेटर वैदिक में ही पहला वेद आता है यजुर्वेद। वन मोर थिंग, जो हमने कल ऋग्वेद पढ़ा था, तो फर्स्टली तो एक करेक्शन था कि वैदिक वर्ड जो था वो विद से आया है। इसका मतलब होता है नॉलेज।
मीन्स ज्ञान। ये कल मैंने विद जो था मतलब वैदिक का वेद बता दिया था, दैट नॉट वेद, इट्स विद से ये आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज और ज्ञान। तो जो ऋग्वेद था उसके अंदर 40 रिवर्स के बारे में बताया, मीन्स 40 रिवर का जिक्र किया है। ऋग्वेद के अंदर 40 रिवर्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो अब हम आते हैं यजुर्वेद पे, दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद जो था मतलब जो यजुर्वेद है इसका मतलब होता है, यजुर मीन्स यजना, यजना मीन्स यज्ञ। इट मीन्स ये जो वेद था ये यज्ञ के रिलेटेड था, ये वेद रिचुअल्स और रिलीजियस वर्क के लिए था, फॉर रिचुअल्स एंड रिलीजियस वर्क। जो यज्ञ वगैरह होते थे उसके लिए जो मंत्रों का उच्चारण या उपयोग किया जाता था वो यजुर्वेद के अंदर थे, रिलीजियस वर्क। मीन्स यज्ञ हवन के टाइम पे जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ओके, तो एक चीज समझ में आई कि यजुर्वेद मीन्स यजना होता है, यजुर का मीन्स, और जिसका मतलब होता है यज्ञ। एंड वेज टू परफॉर्म रिचुअल्स मीन्स इसके अंदर जो मंत्र थे, मंत्र रिलेटेड टू जो मंत्र थे वो रिलीजियस वर्क और रिचुअल्स के लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसकी बात करें तो ये ओनली वेद है जिसके अंदर ओनली वेद इट इज द ओनली वेद विच हैज बोथ स्टैंजा एंड पोइट्री। पोइट्री मीन्स होता है पद का जो पोर्शन होता है, एंड स्टैंजा मीन्स गद्य पार्ट, जो स्टोरी वाला पार्ट होता है। पोइट्री मीन्स पोएम वाला पार्ट जो होता है। तो ये ओनली वेद था जिसके अंदर स्टैंजास भी थे और पोइट्री भी थी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के अंदर मोस्टली पोइट्री थी, पर इस वेद के अंदर स्टैंजा और पोइट्री दोनों थे। तो ओनली वेद कौन सा है जिसके अंदर स्टैंजा और पोइट्री होती है, ये भी क्वेश्चन बना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट हम बोले तो जो पर्सन, द पर्सन who recites the month of यजुर्वेद, जो इंसान इसके यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ता है, यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला, इसको हम यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला जो पर्सन होता है उसे हम अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु इन हिंदी इट अध्वर्यु। ओके, इसके अगर ब्राह्मण टेक्स्ट की बात की जाए, ब्राह्मण टेक्स्ट मैंने बताया था कि सिंप्लीफाइड वर्जन है सारे ही वेद का। तो इसके भी ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो दो हैं, दैट इज तैत्तिरीय और षट्पद। तैत्तिरीय और षट्पद इसके ब्राह्मण टेक्स्ट है। तो ये चीज क्लियर हुई कि जो यजुर्वेद है
वो यज्ञ के लिए मीन्स यज्ञ के लिए था। ये रिचुअल और रिलीजियस भी यज्ञ हवन के मंत्र जो थे वो इसमें थे। इसके अलावा इसके अंदर गद और पद दोनों पार्ट थे, और जो पर्सन इसको रिसाइट करता था उसको अध्वर्यु कहा जाता था। और इसके अंदर जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे वो तैत्तिरीय और षटपद थे। तो इट्स ऑल अबाउट यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जनरली पूछी जाती है वो यही हैं। मेन क्या मतलब नॉर्मली क्वेश्चन ये आ जाता है कि मंत्र को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से हैं, यजुर्वेद किस चीज़ से डील करता था, ये सब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामवेद। नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद जो था इट्स अबाउट टू डील विद सिंगिंग और अ म्यूजिक। मीन्स ये जो वेद था इट डील्स विद म्यूजिक। तो ये ओनली वेद था जो कि म्यूजिक से डील करता था, सिंगिंग से डील करता था। इंडियन म्यूजिक जो है वो हमें यहीं से मिला है, सामवेद से। तो हमारा इंडियन म्यूजिक जो है, इंडियन म्यूजिक originated फ्रॉम सामवेद। सामवेद से ही हमें हमारा इंडियन म्यूजिक मिला है। इसी से ही हमें वो अपने 7 म्यूजिकल नोट्स मिले थे। 7 म्यूजिकल नोट्स हमें इसी से मिले हैं। 7 म्यूजिकल नोट्स, दैट इज सा, रे, गा, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। सा, रे, गा, म, प, ध, नी नहीं, इट्स नी। ये 7 म्यूजिकल नोट्स हमें सामवेद से मिले हैं। इसके अलावा जो पर्सन इसे रिसाइट करता था, पर्सन हु रिसाइट्स सामवेद, सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाला, सामवेद के मंत्रों को जो पढ़ता था उसे उद्गाता या उद्गात्री कहते थे। उद्गाता या उद्गाता ही जनरल कहते थे, या उद्गात्री। उद्गाता या उद्गात्री। ओके, इफ इसकी हिंदी गलत लिखी हो तो प्लीज नेवर माइंड, बट नॉर्मली इसको उद्गाता या उद्गात्री ही कहा जाता था, जो कि सामवेद के जो मंत्र थे उन्हें रिसाइट करता था। सामवेद के जो मंत्र थे ये वो मंत्र थे, एक तो ये बात कि इसमें जो मंत्र थे टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, मोस्टली मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, इसमें जो मोस्टली मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, पर वो मंत्र जो ऋग्वेद में लिखे तो गए पर उनका उच्चारण नहीं हो पाया, वो मंत्र यहाँ पे आए थे सामवेद में। अगर जनरली देखा जाए तो इसके अंदर जो थे टोटल कुछ
1603 मंत्र थे, तो 99 को छोड़कर बाकी सारे यहां से लिए हुए हैं। एक सेकेंड, अगर इसको हम नॉर्मली अगर इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये जो थे हो जाएंगे, एक थे 99 मंथ और एक थे 1504 मंथ। तो ये जो 99 मंत्र थे ये तो सामवेद के थे और ये ऋग्वेद से लिए गए थे। तो ज्यादातर मंत्र इसके जो थे वो ऋग्वेद के लिए हुए थे। वो मंत्र जिनका उच्चारण नहीं हो पाया था ऋग्वेद में लिख तो गए थे। तो अभी हमने पढ़ा कि ये एक तरीके से ये फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया कि इसको कहने वाला पर्सन जो है वो कौन होता है जो इसको गाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ब्राह्मण टेक्स्ट था, दैट इज पंचविश। ब्राह्मण टेक्स्ट जो था इसके अंदर वो था पंचविश। पंचविश इसका ब्राह्मण टेक्स्ट था। इसके अलावा एक जेमनीय भी था। तो ये इसके बारे में है कि जो सामवेद था ये म्यूजिक से रिलेटेड था। इंडियन म्यूजिक इसी से ओरिजिनेट हुआ है। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी इसे कहा जाता है। 7 म्यूजिकल नोट्स सारे गामा पधनी से मिले हैं हमें। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाला उद्गाता या उद्गात्री कहलाता था। ब्राह्मण टेक्स्ट जो थे वो पंचविश और जेमनीय थे। इसके अलावा इसके सारे ही वेद ऑलमोस्ट ऋग्वेद से लिए गए थे। जिनका उच्चारण ऋग्वेद में नहीं हो पाया था उनको यहाँ लिया गया, जो कि 99 वेद सामवेद के थे और 1504 समथिंग ऋग्वेद के थे। ओके, नेक्स्ट जो वेद रह गया है वो हमारा अथर्ववेद, जो कि लास्ट वेद है। और न्यूएस्ट वेद जो है वो भी अथर्ववेद ही है। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, और यही सबसे नया और न्यूएस्ट वेद है। तो हमने पढ़ा कि जो यजुर्वेद था वो यज्ञ वगैरह के बारे में बताता था, मतलब उससे रिलेटेड था। सामवेद जो था वो सिंगिंग के रिलेटेड था। और अथर्ववेद जो था इट इज इट कंटेन्स spells and musical formulae, musical नहीं सॉरी magical formulae। एक तरीके से ये जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, इस तरीके की चीजों से रिलेटेड था। मीन्स इसमें जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, इस तरह की चीजों से डील करता था। इसको जो पढ़ता था पर्सन हु रिसाइट्स, तो इसको पढ़ने वाला पर्सन मीन्स अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाला ये जो था ये ब्राह्मण कहलाता था। ब्राह्मण, कहीं पे इसको ब्रह्मा भी ऐसे करके लिख देते हैं, बट जनरली इसको ब्राह्मण कहा गया। ओके, तो जो पर्सन इसके बारे में इनके मंत्रों को रिसाइट करता था वो था ब्राह्मण। इसका अगर ब्राह्मण टेक्स्ट देखा जाए तो वो था
ब्राह्मण टेक्स्ट दैट इज गोपद। बाकी सबके दो दो थे, इसका एक ही ब्राह्मण टेक्स्ट था जो कि था गोपद, और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। ब्रह्मवेद ऑल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका उपवेद जो रहता है वो शिल्पवेद था। उपवेद हम अभी पढ़ लेंगे। मेन जो थी अभी चीजें वो इसके रिलेटेड इतनी ही थी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक में जो था वो ये सब चीजें थी कि ब्रह्मवेद कहा जाता था इसे। इसके अंदर मैजिकल फॉर्मूले मीन जादू टोना, काला जादू, इस तरीके की चीजें। हाँ, ऑरिजिन जो होता है इसमें आयुर्वेद का ऑरिजिन भी पाया गया है। ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेद वो इसी वेद से रिलेटेड है। इसमें आयुर्वेदिक उपचार वगैरह भी इसी से रिलेटेड पाए गए हैं। तो ये बात हुई टोटल वेद की। यहाँ पे हमारे वेद हो जाते हैं खत्म। अब हम वेद की जो नॉलेज थी वो कुछ और चीज़ों से भी मिली है, मीन्स कुछ और लिटरेचर से मिली है। ये जो थे जैसे ब्राह्मण टेक्स्ट, तो वो हमने साथ के साथ पढ़ लिए थे सबके ब्राह्मण टेक्स्ट के, किसका कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट था। अब हम बात करते हैं उपनिषद से। तो इस हम उपनिषद के बारे में जाने, उपनिषद, उपनिषद मतलब उप प्लस निषद। उप मीन्स पास, निषद मीन्स बैठना। तो जब गुरु के पास बैठकर शिक्षा ली जाती थी वही जो है उसी का मतलब है उपनिषद। मीन्स गुरु के पास बैठकर शिक्षा जो दी जाती थी वो उपनिषद की थी। इसमें जो थे टोटल 108 थे, जिसमें से 12 ही प्रमाणित हैं। 108 उपनिषद थे जिसमें से प्रमाणित कितने हैं? 12। तो ये भी हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, रीजन कि ये जनरली नहीं पूछे जाते हैं। कुछ जो मेन है हम वो वाले देखेंगे, इसमें से मेन कौन से हैं। तो एक तरीके से इसको बोले तो जब नॉलेज टीचर के पास बैठ के गेन की जाती थी, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना ही उपनिषद कहलाता था। मीन्स गुरु के पास बैठकर जब शिक्षा ली जाती तो उपनिषद बता दिया। टोटल इसमें थे 108, प्रमाणित थे 12। हम जो मेन हैं वो 3 ही देखेंगे। ओके, तो जिसमें पहला है मुंड को निषद, एक है मांडको, एक है मुंडकोपनिषद, एक है मांडुकोपनिषद और एक है काठोपनिषद। काठोपनिषद, मांडुकोपनिषद। ओके, मुंडकोपनिषद से हमें मिलता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। मांडुकोपनिषद से हमें जो मिलता है वो है सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम। मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते मिलता है। मांडुकोपनिषद से हमें सत्यम शिवम सुंदरम और यमराज और
नचिकेता संवाद। शायद एक मिनट, इसको मैं टैली कर लेती हूँ। दैट इज नचिकेता। यमराज और नचिकेता संवाद जो है वो हमें यहाँ से मिलता है। तो इसके उपनिषद जो थे 108 थे, जिसमें से 12 प्रमाणित थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं वो ये रहते हैं मुंडकोपनिषद, मांडूकोपनिषद और काठोपनिषद। मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते मिलता है, मांडूकोपनिषद से हमें सत्यम शिवम सुंदरम, और यमराज और नचिकेता संवाद हमें काठोपनिषद से मिलता है। इसके अलावा ये जो थे टोटल 108 थे। अब हम नेक्स्ट जो रह गया, तो हमने ब्राह्मण टेक्स्ट इसके साथ ही कर लिए। उपनिषद में से जो इम्पोर्टेंटली पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से आया है। उपनिषद भी हो गया। अब रह गया आरण्यक। आरण्यक का डायरेक्ट मीनिंग है फॉरेस्ट से। आरण्यक आरण्यक का मतलब होता है, आरण्य मीन्स होता है आरण्य, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, दैट इज जंगल। ओके, तो जब जो टेक्स्ट फॉरेस्ट में वैल्यूएट हुए, दोज टेक्स्ट इवैल्यूएटेड इन फॉरेस्ट, वही है आरण्यक। मीन्स जो टेक्स्ट इवेल्युएट हुए फॉरेस्ट में वही आरण्यक होते हैं। इससे जस्ट सिंपली इसका मीन ही पूछा जाता है कि आरण्यक का मतलब क्या, आरण्य मीन्स क्या है। तो आरण्य जंगल होता है और जो टेक्स्ट वहां से मिले हैं उसको आरण्यक कहा गया है। अब हम एक छोटी सी टेबल देखेंगे। ये तो बात हुई पूरे लेटर वैदिक पीरियड की, जिसमें तीनों टेक्स्ट उपनिषद, आरण्यक, ये सब मिला है। अब हम यहाँ लिखेंगे वेद, यहाँ उसका उपवेद, ठीक है, और यहाँ होगा, एक सेकेंड, उसका रचनाकार। तो फर्स्ट वेद इज ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हो गए हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसका जो है उपवेद, दैट इज आयुर्वेद। मीन्स ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। नेक्स्ट है धनुर्वेद। रीजन ये मैंने बताया था, यजुर्वेद जो था यज्ञ वगैरह से रिलेटेड था। सामवेद जो था वो था गंधर्व वेद। और ये था शिल्प वेद। ओके, राइटिंग के लिए माइंड मत कीजिएगा। शिल्प शिल्प वेद। ओके, तो फर्स्ट इज इसका ऋग्वेद का अगर उपवेद देखा जाए तो वो था आयुर्वेद। नेक्स्ट यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद।
अगर हम इनके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार थे धनवंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और रचनाकार उसके थे धनवंतरी। यजुर्वेद का उपवेद जो था धनुर्वेद और इसके जो रचनाकार थे वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे वो यजुर्वेद के रचनाकार थे। सामवेद के थे भरत मुनि। भरत मुनि एंड अथर्ववेद के जो थे वो थे विश्वकर्मा। ओके तो ये टेबल जनरली एग्जाम के पर्पज से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। जनरली अगर वेद का उपवेद पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, आयुर्वेद का शिल्प वेद। इनके रचनाकार थे धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि एंड विश्वकर्मा। ये बात हुई इसकी टेबल की। अब अगर इसके एपिक्स की बात की जाए वेद के, तो यहाँ पे जो दो ग्रंथ मीन्स एपिक्स जो थे वो दो एपिक्स पाए गए थे, दैट इज महाभारत। फर्स्ट इज रामायण, रामायण एंड सेकेंड इज महाभारत। महाभारत ओके तो यहाँ पे दो ग्रंथ मिले हैं और वैदिक काल से दो ग्रंथ आए हैं, दैट इज रामायण और महाभारत। इसके अंदर 4 आश्रम और हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं, 4 आश्रम, जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिवाइडेड है। वो भी यहीं से पता चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य दैट इज स्टूडेंट लाइफ, जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है, ये ब्रह्मचर्य वाला था। ओके नेक्स्ट है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, ये आपका हाउस होल्डर वाला हो गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ। वनप्रस्थ जो था ये जब जनरली लोग अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बाहर वन में चले जाते हैं, वहां जाके मतलब सब कुछ छोड़कर त्याग करके चले जाते हैं, दैट इज वनप्रस्थ। और इसके बाद फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य, सेकंड इज गृहस्थ, थर्ड इज वनप्रस्थ और फोर्थ है सन्यासी। सॉरी फोर्थ इज सन्यासी। इसमें जो है वो पर्सन बिल्कुल मतलब सब मोह माया त्याग देता है और सिर्फ भगवान के ध्यान में ही हो जाता है, दैट इज सन्यासी। ये 4 आश्रम से जो पूरे लाइफ को डिवाइड करते हैं। हमारा था पूरा वैदिक लिटरेचर टुडे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।